हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत ज्यादा रिलेटेड पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया गया है, तो एंड तक आप बने रहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पहला सेगमेंट देखेंगे, कल का क्विकली रिविजन। तो कल का क्विकली रिविजन में देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने की घोषणा कर दी है। ब्रिक्स सम्मेलन अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, ये जोहानसबर्ग में आयोजित हो रहा है। 23 और 24 अगस्त को होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, और इसके तहत कहा गया है कि 1309 स्टेशनों को आधुनिकीकरण इसका किया जाएगा, इसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, और इसमें से 508 स्टेशन जो है ये पहले चरण के तहत किए जाएंगे मॉडर्नाइज। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 7 अगस्त को मनाया गया। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था आयुर्वेद, यूनानी और योग चिकित्सा के लिए अगर कोई विदेशी नागरिक भारत आता है तो उसके लिए एक नई प्रकार की वीजा कैटेगरी ऐड की गई है, जो कि है आयुष वीजा। इसके अलावा अभी हाल ही में इंश्योरेंस कंपनी है एक, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसने एक गोल्ड स्कीम शुरू की हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि इथियोपिया में अभी फानो मिलिशिया समूह के बीच हिंसा के चलते वहां पर इमरजेंसी इंपोज की गई है। और केरल के कोझिकोड में मालाबार नदी महोत्सव का अभी 9वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत में पहली बार हिमालयन गिद्ध के कैप्टिव में जन्म देने का मामला देखने को मिला असम में। और अभी हाल ही में इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके प्रसिद्ध कला निर्देशक नितिन चंद्रकांत देसाई का निधन हो गया है। इनकी मृत बॉडी पाई गई है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमजेटी एजुकेशन का ऐप भी है। इस ऐप को अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अभी इसे डाउनलोड कीजिए। यहीं पर आपको इस वीडियो की डिटेल वाली पीडीएफ, इसके अलावा इसकी क्विज, हमारी ई बुक्स, कोर्सेज, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जबरदस्त ये ऐप है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत ने 7 अगस्त को कौन सा जेवलिंग थ्रो दिवस मनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसको इस प्रकार से लिखने का मेरा मकसद ये था, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने देखे जहां पर लिखा हुआ था कि तीसरा जेवलिंग थ्रो मनाया गया, लेकिन इस बार दूसरा जेवलिंग थ्रो दिवस मनाया गया है। आप कॉमन सेंस का अगर यूज करेंगे तो देखिए, जेवलिंग थ्रो दिवस मतलब कि भाला फेंक दिवस, ठीक है ना? भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस, याद रखना। ये शुरू किया गया था किसकी याद में? नीरज चोपड़ा जी ने, जब दोस्तों गोल्ड दिलाया था भारत को, पहला गोल्ड ओलंपिक में एथलेटिक्स में मिला था भारत को पिछली बार 7 अगस्त को। तो इसको लेकर के उसके कुछ दिनों के बाद, इनके जीतने के कुछ दिनों के बाद पीएम मोदी ने अनाउंस करके कहा था कि अब से 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 7 अगस्त को ये जीते, और 7 अगस्त को जीतने के बाद 2-4 दिन बाद पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि चलो अब से 7 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, जिससे भाला फेंक यानी जेवलिंग में जो भी हमारी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको और मजबूत किया जाए और भी नए युवा खिलाड़ियों को मौका मिले, इसके बारे में अवेयरनेस फैले। ठीक है, इसको लेकर के नीरज चोपड़ा की याद में ये शुरू किया गया था, क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है एथलेटिक्स में, क्योंकि ये एथलेटिक्स में आता है, एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलाया था भारत को। आज तक के इतिहास में भारत को गोल्ड नहीं मिला था एथलेटिक्स में। तो इसको लेकर के अनाउंस किया। तो लेकिन पहली बार अब मनाया कब जाएगा? जब पहली बार अगला वर्ष में 7 अगस्त आएगा तब। तो 2022 में जब 7 अगस्त आया तब पहली बार मनाया गया। ठीक है, घोषणा लेकिन 2021 में हुई थी। ये इसको 2021 कर दो। घोषणा 2021 में हुई थी, मनाया गया पहली बार 2022 में। तो बताओ अब इस बार वाला कौन सा वहां होगा? दूसरा होगा ना? ठीक है, तो दूसरा इस बार है, याद रखना। नीरज चोपड़ा हरियाणा के खिलाड़ी हैं और इकलौते हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। क्लियर? यहाँ पर कुछ प्रमुख दिवस हैं, इनको भी देख लीजिए। अंग्रेजी वाले भी स्टूडेंट परेशान मत हो, उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। बहुत शिकायत करते हो आप। देखो, हाँ, अब ये मत कहना कि इसमें सर इंग्लिश वालों के लिए इसमें ब्रेकेट नहीं लगाए हैं, हिंदी वालों के लिए ब्रेकेट लगाए, वो भी लगा दिया जाएगा अगली बार से। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 4 दिवस अभी तक अगस्त महीने के महत्वपूर्ण आए हैं, जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं। विश्व लंग कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड लंग कैंसर डे, मुस्लिम विमेंस राइट डे, 1 अगस्त को ये दोनों मनाया गया। 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, और 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे यानी कि हथकरघा दिवस मनाया गया। क्लियर है ना? अब बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में बांग्लादेश ने किस देश के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी? पारगमन मार्ग मतलब ट्रांजिट रूट। तो 4 ट्रांजिट रूट के लिए अभी बांग्लादेश ने भारत को मंजूरी दी है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखो, ये 4 ट्रांजिट रूट जो है,
ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में जो वहां के व्यापारी हैं उनको काफी ज्यादा सहूलियतें हो जाएंगी। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये डील हुई है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लो कोई एक रास्ता है ना, कोई एक जगह है, दूसरी जगह है ये, अब यहाँ से जाने के लिए इतना घूम के जाना पड़ रहा है, मान लो बार बार, यहाँ पर कोई एक ऐसा रास्ता बना दिया जाए, या फिर मान लो पहले था बाद में बीच में बैन वैन लगा दिया गया, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर इतना जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है ना, इसी का चार्ज बच जाएगा अगर ये वाला रास्ता खुल जाएगा तो यही चीज हुआ है। ऐसे चार जो है ट्रांजिट मार्ग, इनको मंजूरी मिल गई है। ठीक है ना। अब देखो ये चार ट्रांजिट मार्ग कौन कौन से हैं। चटगांव पोर्ट से अगरतला, मोंगला पोर्ट से अखौरा अगरतला, चटगांव बिबरी बाजार श्रीमंतपुर, मोंगला पोर्ट से श्रीमंतपुर। तो देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है, पूर्वोत्तर राज्य के व्यापारी जो हैं वो काफी ज्यादा आराम महसूस करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग बांग्लादेश की। बांग्लादेश, यहाँ पर देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ पर एक छोटू सा ये है देश बांग्लादेश। ठीक है, कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1971 में ये अलग हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान पहले जाना जाता था। तो अब ये यहाँ पर देखो बांग्लादेश, इसके प्रेसिडेंट अभी नए चेंज हुए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाएंगे आपसे। प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन, अभी नए बने हैं। पीएम यहाँ की अभी भी शेख हसीना है, और यहाँ की राजधानी ढाका होती है, मुद्रा होती है टका। यहाँ पर देखो जो गंगा नदी यहाँ से निकलती है ना, गंगा नदी और यहाँ पर यमुना नदी निकलती है, गंगा यमुना का मिलन होता है प्रयागराज में। उसके बाद प्रयागराज से ये लोग निकलते हैं तो गंगा नदी जाती है, जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है। और उधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है, इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है, इसे बोला जाता है जमुना। गंगा जमुना का जब मिलन होता है तो ये जो संयुक्त जलधारा बनती है इसे बोलते हैं मेघना। और ये मेघना जलधारा यहाँ पर आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, और सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है ना। चलो फिलहाल ये बांग्लादेश की बात रही, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन वित्तीय वर्ष 2022 में सर्वाधिक भुगतान पाने वाले बैंक कर्मी बने। तो देखिए शशिधर जगदीशन जो हैं ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं, आप सबको पता है क्योंकि अक्सर एचडीएफसी बैंक चर्चे में रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये भारत की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल वाली कंपनी बन चुकी है, इसने टीसीएस को पीछे कर दिया है। टीसीएस सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी के दूसरे स्थान पर थी, सबसे ज्यादा पर रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, अब तीसरे पर आ गई है टीसीएस, ये आ गई है सेकंड पर। तो इसके जो सीईओ है ना शशिधर जगदीशन, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सबसे ज्यादा पेमेंट रिसीव किए और सबसे ज्यादा पेमेंट रिसीव करने वाले बैंकर बन गए, ये रहे शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी के बारे में आप देखोगे तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती। ठीक है, ये तो हुए टॉप बैंकर, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले। सेकंड पर इन्हीं के बैंक के कैजाद भारूचा, जो कि एचडीएफसी बैंक के ही डिप्टी एमडी हैं, यानी कि उप प्रबंध निदेशक हैं, उनको सबसे ज्यादा, दूसरा सबसे ज्यादा 10 करोड़ का भुगतान मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर सीईओ का बताइए सिर्फ, तो सीईओ के रूप में सबसे ज्यादा बैंक कर्मी कमाने वाले या कहीं पेमेंट रिसीव करने वाले कौन है? सबसे टॉप पर शशिधर जगदीशन, दूसरे पर अमिताभ चौधरी, तीसरे पर संदीप बख्शी। लेकिन ध्यान रहे अगर केवल बैंकर लिखा हो तब आप दूसरे नंबर पर कैजाद भारूचा को बताएंगे, अगर सीईओ केवल लिखा हो कि सीईओ बताओ बैंकों के, तब आप अमिताभ चौधरी बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इनकी ये देखिए 9.85 करोड़ ये पाए हैं और ये पाए हैं 10 करोड़। ओके चलिए, अब एक चीज और, एक इंटरेस्टिंग बात हुई, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक साहब हैं, इनकी भाई खुद की कंपनी है, तो खुद की कंपनी की जिम्मेदारी ही अलग होती है ना। खुद की कंपनी के इनको क्या है, ये लोग तो एम्प्लॉय हैं, ये इनको अगर सही सैलरी नहीं मिलेगी तो इनको कल को कोई और तोड़ ले जाएगा। यहाँ पर देखो उदय कोटक ने पिछली बार जब कोरोना आया था तब वाले फाइनेंशियल ईयर में भी 1 रुपए लेने का बात किया था, और इस बार भी इन्होंने 1 रुपए ही सैलरी ली है। 2 लगातार वर्षों में इन्होंने केवल 1 रुपए सैलरी ली है। यहाँ पर देखिए 10.55 करोड़ रुपए लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो सीबीआईसी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, बड़े बड़े इससे डरते हैं। सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम के लिए संस्था है वो है सीबीआईसी। उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों संजय कुमार अग्रवाल। यहाँ पर देखिए ये हैं संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, तो इनको नियुक्त किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का। इसके दोस्तों इससे पहले विवेक जौहरी थे, लेकिन अभी 31 जुलाई को वो रिटायर हुए, तो उनके बाद इनको नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। अब देखो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए मैंने आपको बताया है भारत में 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके एक बनाया गया, जीएसटी किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में के लिए कौन सी संस्था है? सीबीडीटी,
सीबीडीटी का नाम आपने सुना होगा ना, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये है सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? अब आप पूछोगे सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अगला, हाल ही में जारी जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट में किस देश के पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट ये क्या बताती है? ये रिपोर्ट ये बताती है कि किस देश में कितने, पुरुषों की बात हो तो पुरुषों की, महिलाओं की बात हो तो महिलाओं की, किस देश में ऑन एन एवरेज जो पुरुष होते हैं वो कितने वर्षों तक जीवित रह जाते हैं, जो ऑन एन एवरेज महिलाएं होती है वो कितने वर्षों तक जीवित रहती हैं। तो ये रिपोर्ट जारी की गई। इसमें सबसे ज्यादा प्रत्याशा के मामले में, जीवन प्रत्याशा के मामले में पुरुषों में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा, महिलाओं में जापान टॉप पर रहा है। यहां पर देखिए, इंडिया को मत खोजने लगना, क्योंकि ये आर्टिकल जो मैंने पूरा का पूरा रीड कर लिया कई बार, पूरी वेबसाइट पे जाकर इंडिया को नहीं मिला है, क्योंकि जापान की एक एजेंसी है, समझ लो वहाँ की मंत्रालय की रिपोर्ट है ये, और उस रिपोर्ट में बताया गया है, तो उसमें इंडिया को नहीं बताया गया है। जापान जो है लाइफ इसकी एक्सपेक्टेंसी जो है ये लगातार गिर रही है, इसको लेकर के ये रिपोर्ट जारी की गई थी। अब यहाँ पर देखो, टॉप 3 में अगर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा देखा जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाए, तो दुनिया में टॉप 3 में स्विट्जरलैंड पर है टॉप पर। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के पुरुष जो हैं 81.6 वर्ष तक ऑन एन एवरेज जी जाते हैं। सेकंड पर स्वीडन, थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया। महिलाओं में अगर बात की जाए तो फर्स्ट पर जापान, पिछली बार भी था, इस बार भी बना है। यहाँ पर यहाँ की महिलाएं 87.09 वर्ष तक ऑन एन एवरेज जीती हैं। सेकंड पर दक्षिण कोरिया है और थर्ड पर है स्पेन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, फेडा, इन्होंने कहां पर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी? तो देखो, फेडा के द्वारा अभी दुबई में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन जो है इसको आयोजित किया गया है। यहां पर देखिए, ये हैं भाई साहब, लोग बैठे हैं दुबई में। तो फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी फेडा के द्वारा ये आयोजित किया गया। कहां पर? दुबई में हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में। 120 से ज्यादा देश इसमें शिरकत किए। अब देखो, ये आई है बात अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको याद है किसी को? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अच्छा, आप मुझे बताओ, 24 जनवरी को ही भारत में भी एक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, आप में से किसको पता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग किसके याद में, किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित अभी मैंने आपको बताया था कि स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया था। स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया था कि अब अगर कोई बाहरी है वो भारत में पढ़ने आना चाहता है तो आ सकता है इस पोर्टल के माध्यम से। इसमें वीजा वगैरह भी मुहैया करा दिया जाएगा। इसको अभी शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जी ने लॉन्च किया था। एक और चीज देखो, यूपी ट्रिपल एस सी क्रैश कोर्स जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, इसके लिए लास्ट डेट कल थी, लेकिन एक दिन के लिए आपके लिए और बढ़ाया गया है। आप जो है आज और के लिए यूपी ट्रिपल एस सी 63 कूपन कोड यूज करके आप इस पे 299 में ये कोर्स प्राप्त कर सकते हो। बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है, लोग 799 देख करके भाग जा रहे हैं। देखो, 799 देख करके आपको इंटर करना है, जब पेमेंट करने जाओगे तब कूपन कोड यूज करना है, उसके बाद आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको इतना ही पे करना है, ठीक है ना? तो वहां पर आप जाकर के कर सकते हो आराम से। इसके अलावा जो मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, कल की वीडियो में मैंने आपको हालांकि एक वीडियो बनाकर बताया भी था, 1 जुलाई करंट अफेयर की दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में एक नए फॉर्मेट में ई बुक लॉन्च की गई है। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि सर कुछ ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन आंसर माध्यम में हो जाए। पिछली जो ई बुक आया करती थी वो कैसे होता था कि चैप्टर बाय चैप्टर रहता था, डिटेल थ्योरी के साथ रहता था और एंड में प्रैक्टिस सेट दिया जाता था। इस बार क्या 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 किया गया है? इस बार भी चैप्टर वाइज है, लेकिन इस बार क्वेश्चन आंसर दे करके उसको डिटेलिंग के साथ किया गया है। यानी क्वेश्चन दिया गया है, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, फिर क्वेश्चन फिर एक्सप्लेनेशन, और वो भी सब कैटेगरी वाइज यानी चैप्टर वाइज। जैसे राष्ट्रीय घटनाएं हैं तो राष्ट्रीय घटनाओं के सारे चीजें एक जगह, और राष्ट्रीय घटनाओं में भी राज्यवार मैंने वहां पर कराया हुआ है, यानी कि जो कोई राज्य होगा राज्य के सभी प्रश्न एक जगह पर मिलेंगे। तो अगर आप किसी स्टेट स्पेशल एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तब भी आपके पास एक अच्छा कंपाइलेशन होगा सभी प्रश्नों को। तो इस ई बुक को फ्री किया गया है आपके लिए, बिल्कुल सही सुन रहे हो, फ्री किया गया है। रेट 2 में आपको, क्योंकि ये जो सर्वर कॉस्ट और बाकी जो ट्रांजेक्शन फीस वगैरह होता है, पेमेंट गेटवे वगैरह, वो चार्ज ही केवल पे करना है 2 रुपए, बाकी ये फ्री है। आप जाइए एमजेटी ऐप से इसे परचेज कीजिए। बहुत सारे लोगों ने कल ही ले लिया है, आप में से जो लोग नहीं लिए हैं जाइए इसको लीजिए। मैं चाहता हूँ इस बार सभी लोग इस ई बुक को देखें, ये ई बुक में जबरदस्त कॉन्टेंट है। आप इस बार इसको ई बुक को सभी लोग लीजिए, इस बार बिल्कुल फ्री आपके लिए किया गया है, जान लो हमारी तरफ से, ठीक है? चलिए
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेन में महिला टेनिस कोर्ट स्पर्धा में महिला युगल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है दोस्तों किसने? इसको अभी हाल ही में प्रार्थना थम्बरे और अनास्तिया तिखानोवा ने जीता है। ये रशियन प्लेयर हैं और ये इंडियन प्लेयर हैं। इन दोनों की जोड़ी ने अभी टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा जो कि स्पेन में आयोजित हुई, वहां पर इसमें महिला युगल का खिताब इन दोनों ने जीत लिया है। यहाँ पर आपको ये दोनों दिख रही हैं। तो विमेंस डबल्स का खिताब इन्होंने जीता है। ये है भारत की प्रार्थना थोम्बरे और ये है अनास्तासिया तिखानोवा, ये रूस की हैं। इन दोनों ने फ्रांस की एस्टेले कैसिनो और डायना मार्सिनकोवा जो कि लातविया का है की हैं, इनको दोनों को हराया। अगर हम लोग प्रार्थना की बात करें तो ये इनका साल का दूसरा खिताब था, कैरियर का कुल 26वां था। सानिया मिर्जा के साथ भी खेल चुकी हैं, काफी पुरानी खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा के साथ ये 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। कजाकिस्तान के अस्ताना में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है, इसको आप अलग से देख लीजिएगा। कजाकिस्तान के अस्ताना में अभी आईटीएफ पुरुष स्पर्धा हुआ, उसमें सिद्धार्थ वांथिया और साई कार्तिक रेड्डी इन दोनों ने जीता हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसी में मैंने ऐड किया हुआ है ये दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइनो टास्क फोर्स का अभी हाल ही में एक गठन किया गया है बिहार में। बिहार में राइनो क्या होते हैं? गैंडा। गैंडों के संरक्षण के लिए, ये देखो गैंडा, चिड़ियाघर वगैरह में अगर नहीं देखे होगे तो यहाँ देख लो। तो गैंडा कुछ ऐसे होता है, गैंडों के संरक्षण के लिए, क्योंकि भारत में गैंडे ज्यादा बचे नहीं हैं। हालांकि भारत जो है दुनिया के समझ लो एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, 75% आबादी भारत में ही रहती है गैंडों की, लेकिन फिर भी वाल्मीकि अभ्यारण्य जैसे बिहार का हो गया, उसमें केवल एक ही गैंडा है। बिहार में पटना चिड़ियाघर है, उसमें 14 गैंडे हैं। तो इस प्रकार से बिहार चाहता है कि गैंडों का संरक्षण किया जाए, इसके लिए राइनो टास्क फोर्स का इसने गठन किया है। अच्छा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो 1990 में इसे 18वां बाघ रिजर्व या कहीं टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत में टाइगर रिजर्व पर अभी मैंने एक रिपोर्ट पर डिटेल वीडियो बनाई थी टाइगर रिजर्व के बारे में, अभी उस पर बात करते हैं, पहले इसको देख लो। भारत एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। भारत में एक सींग वाला गैंडा जो है कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? मैंने आपको बताया था ना, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में ना भारत में सबसे ज्यादा 93% से ज्यादा गैंडे अकेले पाए जाते हैं असम के सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में, 93%। ठीक है, और दुनिया में इसीलिए भारत के 75% जो है दुनिया में गैंडे भारत में हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, किसकी? टाइगर रिजर्व की। तो टाइगर रिजर्व पर मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जो अभी आया था, भारत में 3682 टाइगर टोटल हो गए हैं, टोटल संख्या टाइगर्स की। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बाघों के साथ ये टॉप पर है। इसके अलावा दूसरा सबसे स्थान ज्यादा कौन रखता है बाघों का? तो आप बताएंगे कर्नाटक। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में 205 हैं, उत्तर प्रदेश में 205। अब बिहार की बात आई है, तो बिहार देखिए, ये रहा बिहार। ठीक है, ये बिहार है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ये 8 बार सीएम बन चुके हैं, 8वीं बार सीएम बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर जी ये यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर देखिए झीलें कौन सी हैं? गोगाबिल झील है, सिमरी, इसके अलावा जगतपुर झील है। नेशनल पार्क में वाल्मीकि नेशनल पार्क जिसका अभी मैंने जिक्र किया। ठीक है, भीमबंधु अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य, ये वगैरह है। लोक नृत्य यहाँ का बहुत पूछा जाता है। लोक नृत्य जाट जटिन डांस, झुमरी डांस यहाँ पर होता है। यहाँ की एक लोक कला बहुत पूछी जाती है। लोक कला मधुबनी पेंटिंग, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लोक कला जो है यहाँ की मधुबनी पेंटिंग याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग और गोदना, गोदना, ये दो जो है ये लोक कला बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। बिहार अपना बॉर्डर शेयर करता है झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, इसके अलावा पश्चिम बंगाल से और ऊपर नेपाल में। 38 जिले हैं, 243 विधानसभा सीटें, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटें यहां से जाती हैं। अगला क्वेश्चन, फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में सर्वाधिक मेडल किस देश ने जीता? तो अभी फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ, इसमें सबसे ज्यादा मेडल चाइना ने जीता, क्योंकि चाइना ही होस्ट कंट्री था। चाइना देखो, ये तो एक तो वैसे ही इतना मेडल जीता करती है, अब की बार तो होस्ट कंट्री ही थी, तब तो इसको जीतना ही था। मतलब देखो आप कि इसके कोई आसपास भी नहीं नजर आ रहा है। 90 इसने गोल्ड जीते हैं, 37 सिल्वर जीते हैं, 33 ब्रॉन्ज जीते हैं, 160 मेडल जो हैं ये टोटल जीते हैं। और दूसरे स्थान पर देखो जापान है, 20 गोल्ड जीता है केवल, कहाँ 90 कहाँ 20। उसके बाद 83 मेडल टोटल। इंडिया कहाँ पड़ता है? इंडिया पड़ता है कहाँ पर? ये रहा 7वें स्थान पर इंडिया पड़ता है, 11 गोल्ड के साथ, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज और टोटल 26 मेडल इंडिया ने जीते हुए हैं। ठीक है, फिसू का मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन।
इसके द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित किया गया, 31वां संस्करण था, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला। इसको पहले इसे यूनिवर्सिएड के नाम से जाना जाता था। ये हर दूसरे वर्ष आयोजित होता था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये 2021 में नहीं हुआ था। ठीक है, लिस्ट मैंने आपको दिखाई दिया है। आगे, किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी अंडर वाटर माइन डिटेक्टर लॉन्च किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी अंडर वाटर माइन डिटेक्टर लॉन्च किया गया है। ये माइंस को डिटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये इसका नाम रखा गया है नीराराक्षी। नीराराक्षी, नीराक्षी क्या होता है? नीराराक्षी मतलब होता है इसका समुद्र में आंख। देखो, निराक्षी होगा कुछ इस प्रकार से। ये निराक्षी है, ये एक्चुअली में समुद्र के अंदर जाएगी, 300 मीटर तक अंदर जा सकती है। ये 2.5 मीटर की लंबाई वाली है, और इससे क्या होगा, निगरानी किया जाएगा अगर कोई माइंस बिछाए। एक्चुअल में ना समुद्रों में भी माइंस बिछाए जाते हैं, आपको पता ना हो शायद। ताइवान जो है चाइना को इसी माइंस की वजह से डरा कर रखा है, वरना चाइना कब का कब्जा कर लेता। ताइवान जो है वो अमेरिका की मदद से इतने माइंस बिछा रखा है कि चाइना आएगा तो, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा ये कहते नहीं, जो एक बीच में आया था कि जिसे वहां पर स्याही मॉडल कहा जाता है, जो स्याही होती है ना कटीले वाली, कि उनसे लड़ोगे तो वो मर तो जाएंगे लेकिन इतना घायल कर देंगी। इसी को लेकर के एक मतलब जो स्ट्रेटेजी है वो अपनाता है ताइवान फिलहाल, वो बात की बात है। यहाँ पर देखो, पानी में आंखें, इसका मतलब होता है निराक्षी का। निराक्षी जो है ये क्या करेगा, सबमरीन्स वगैरह को देखेगा, अगर कोई माइंस वगैरह है तो उसको डिटेक्ट करेगा। ये एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। ऑटोनोमस मतलब कि स्वयं से चलेगा। तो पहला ये है, स्वदेशी है। किसने बनाया? गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। ये 2.5 मीटर लंबा है, 4 घंटे की सहन शक्ति है, 4 घंटे तक ये ऑपरेट करेगा, 300 मीटर की गहराई तक ये काम कर सकता है, अंदर जा सकता है। ठीक है, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखो, वीडियो छोटा से छोटा रखने का प्रयास किया गया है, तो आप लोग भी जो है, आप लोग के लिए मैं हर एक कुछ करने को तैयार हूँ, हर एक चीजें कर रहा जा रहा है। बस आप लोग शेयर कीजिए, टारगेट मत भूलिए। टारगेट है 20K का, 3 सितंबर तक का। तो इस टारगेट को आप लोग सस्टेन करके रखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल आप लोगों का कमेंट पढ़ के ना मजा ही आ गया। मतलब कि कभी कभी मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ लो कि वो समझता हूँ कि खुशनसीब हूँ कि आप लोग जो है इतना ज्यादा प्यार देते हो कि मजा ही आ जाता है देख करके कमेंट। समझ लो कि मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता आपको। तो फिलहाल आंसर ऑफ द लास्ट डे के क्वेश्चन देखते हैं। कल क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सीवीसी एन विट्ठल की पुस्तक पूछी गई थी, करप्शन इन इंडिया। आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा में सांसद कौन है? सुशील कुमार रिंकू हैं। आज आपको क्या बताना है, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में कहां पर आयोजित किया गया था। इसके अलावा निम्न में से किसे आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बता देना। ऑफर का फायदा उठाइए, ई बुक जाकर के तो जरूर लीजिए। जितने लोग भी अभी तक कभी नहीं लिए हैं बुक, एक बार जाकर के ई बुक लेकर के देखो, ठीक है, और आपको फिर लगेगा कि क्या कंटेंट रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।